नमस्कार दोस्तों, यही है जेएसएससी का अलादीन का चिराग जिससे निकलते हैं विज्ञान के सभी प्रश्न। तो वो अलादीन का चिराग कौन सा है जिससे जेएसएससी सभी विज्ञान के प्रश्न निकालती है, वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके विज्ञान के प्रश्नों के माध्यम से। मतलब उनके प्रश्नों को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, और एक अंदाज लगाएंगे कि अगर जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें विज्ञान के प्रश्न अगर इस सोर्स से पूछे गए हैं तो आने वाले समय में भी इसी सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग अगर हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल में आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो भी गया होगा। हम लोग एनसीईआरटी के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर प्रश्न जो है एनसीईआरटी के ही देखने को मिलते हैं। अब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। जो इमेज होता है उससे पूछा जाता है कि नहीं, क्या आप जानते हैं करके बॉक्स बना के दिया जाता है, उससे सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे सवाल पूछा जाता है, क्लास 10 से ज़्यादा सवाल है, 9 से है या 6 से, 8 से, 7 से, ये सब सारा चीज़ जो है आपको इस वीडियो को देखने से पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर केवल ये देखने आए थे कि अलादीन का चिराग कौन है, तो एनसीईआरटी है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो चलिए एक एक करके इसको डिटेल वाइज समझते हैं और कैसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को पढ़ना है, ये थोड़ा बहुत आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड जो टेस्ट है आप लोगों को ऐप में दे दिया गया है, पीडीएफ भी हम जो अभी यूज कर रहे हैं वो आपको दे देंगे। कहाँ सब मिलेगा, कहाँ ये सब मिलेगा, वीडियो के अंत में ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है? ये एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 1 से पूछा गया है। इसका आंसर होगा ग्रे। स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है, एक इमेज बनाया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है सूर्य का प्रकाश आते हुए चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी ग्रे रंग का हो जाता है। तो इस तरह से डायरेक्टली एनसीईआरटी से ये सवाल जो है वो बनाए गए थे। अगला सवाल अगर आप देखिएगा तो वो भी एनसीईआरटी से ही है, ये चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 से अभी देखिएगा आपको 3-3 सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब एक क्लास के एक चैप्टर से 3-3 सवाल कंपटीशन में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल रहा होगा। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस निकलती है? ये क्लास 10 के चौथे चैप्टर से है। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन के साथ आपको बताया गया है, सोडियम का रिएक्शन करवाया गया एथेनॉल से और सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है, ये बताया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता है। तो इस तरह से इसका आंसर भी हम लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 4 में मिलता है। चैप्टर 4 से ही क्लास 10 के एक और सवाल पूछा गया जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, E20। निम्नलिखित में किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या मतलब यह भी जानिए करके दिया जाता है ना एनसीईआरटी में, तो वहां पे दिया गया है ईंधन के रूप में अल्कोहल, और यहाँ पे दिया गया है अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी 20% जो है अल्कोहल मिला के पेट्रोल दिया जा रहा है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये सब सारा चीज जो है एनसीईआरटी में दिया गया था। एनसीईआरटी से ही चौथे चैप्टर से एक सवाल और पूछे गए हैं जिसका चारों का चारों ऑप्शन जो क्वेश्चन में आया था एग्जाम में वो गलत था, तो ऑप्शन को यहाँ पे हम बदल के आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनता है? इसका सही आंसर है आपका मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो अगर आप देखिएगा तो आप लोग कार्बन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एल्केन, एल्काइन और जो आपका एल्कीन जो समूह है वो हम लोगों को पढ़ना होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो एल्केन ग्रुप हैं, जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन। और भी नीचे था तो हम उसको नहीं डाले हैं, बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4.2 में, जो कि ये है सारणी 4.2। सजातीय श्रेणी को देखें, यदि हम उत्तरोत्तर के सूत्रों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है, CH2 का सेम आता है। तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न जो है वो डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहे हैं एक ही क्लास के एक ही चैप्टर से। क्लास 10 के जो चौथा चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको हम बताएं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी के लाइट चैप्टर से दिया गया है। ये चैप्टर 10 है। इसका सही आंसर होगा -10। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लेंस सूत्र दिया गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबका वैल्यू रखिएगा, आराम से इसका आंसर जो है आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है। उसके बाद दिया गया है प्रतिरोध इज इक्वल टू वोल्टेज बाई क्या होगा, बट्टा में
क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा। ये ओम के नियम से दिया गया और ओम का नियम आपको पता है क्लास 10 के इसी विद्युत चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। R इक्वल टू वी आई, या यहाँ पे भी आप देखिएगा तो V इक्वल टू आई आर। बहुत ही डिटेल वाइज यहाँ पे समझाया गया है। कोई भी अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वो जान रहा होगा। अगला है 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, धारा कितनी होगी? ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2.5 एम्पियर। फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे डायरेक्ट आप उसका वैल्यू रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से विद्युत चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए? एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया और जो ये प्रश्न था ये 2 प्रश्न पूछा गया। तो इस तरह से एक एक चैप्टर से आप देख रहे हैं कि दो दो प्रश्न, 3 प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, और वो भी डायरेक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो है ना। अगर फॉर्मूला देखें तो केवल वैल्यू पुट करना है। ऐसा थोड़ी है कि वो तोता खोज रहा है कि थोड़ा भी बदल दिए तो वो कुछ भी ना जाने, ऐसा व्यक्ति को वो नहीं ढूंढ रहे हैं सरकार। निम्नलिखित में किस अंग में बोमन कैप्सूल पाया जाता है? देखिए इससे और एक चीज आपको जानने को मिलेगा। इसका आंसर है गुदा, किडनी में हमको बोमन कैप्सूल जो है वो मिलता है। यहाँ पे देखिए बोमन संपुट जो है वो दिया हुआ है, बोमन कैप्सूल इसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे फिगर में तो बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट करके बताया गया, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा तो शायद हम पढ़ रहे थे तो हमको नहीं मिल रहा था। आप गाइड बुक या दूसरे जो बुक है जो सीक्वेंस में दिए हुए रहते हैं उसको पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में शायद हमको नहीं मिला है तो नहीं होगा। आप एक नजर देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिगर में कुछ लिखा गया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उससे भी सवाल बनते हैं। तो यही सब चीज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसीलिए बोले थे कि 1-2 मिनट में अगर चीजों को जानने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत कुछ आपको नहीं पता चलेगा। पोटेशियम निम्नलिखित में किस तत्व परिवार से संबंधित है? इसका आंसर डायरेक्टली जो है वो नहीं मिलता है। हो सकता है हम ढूंढ नहीं पाए हों, लेकिन डायरेक्टली हम ढूंढे थे जितना उतना में नहीं मिला। या चैप्टर 3 में है, इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आवर्त सारणी वाले में। तो यहाँ पे दिया गया धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन ऐसे कुछ धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लीय होते हैं और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, ऐसा भी बताया गया। आगे लिखा जाता है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं, आपको आंसर मिल जाता, डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा था। निम्नलिखित में कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? तो हम लोग जानते हैं लवण जो होता है वो ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना था कौन लवण है 4 एग्जाम्पल में। तो ऑप्शन बी जो है वो लवण है, और वो कहाँ पे मिलता है? वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो लवण के परिवार के हैं, और लवण आप पता चल गया कि ये है तो ये ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है, ये चीज आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो इस तरह से ये दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन के तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। यह क्लास 9 के जो अध्याय 8 है गति चैप्टर, वहां से दिया गया है स्पीडोमीटर। ये कोई अगर जनरल बुक आप पढ़ रहे होंगे साइंस का तो वहां फर्स्ट चैप्टर में ही अगर फिजिक्स का रहता है तो दिया हुआ रहता है कि किसको किससे मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर के बारे में भी दिया गया है, स्पीडोमीटर के बारे में भी दिया जाता है। स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, ओडोमीटर जो तय की गई जो दूरी है उसको प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पे इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि ठीक है, एक बार वो पूछा है, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है ये भी पूछेगा। आगे दिया गया है अम्लीय विलयन में फिनोफ्थलीन का रंग कैसा होता है? ये जो है आपका क्लास 10 से जो है वो पूछा गया है। क्लास 8 गलती से यहाँ पे लिख दिए हैं, क्लास 8 नहीं होगा, क्लास 10 के ये चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है ना वहां से इसका आंसर हो जाएगा रंगहीन। इसका भी आंसर जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया था एनसीईआरटी में कि आप खुद इसका क्या करो, आंसर ढूंढो। यहाँ पे लिखा हुआ है लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोफ्थलीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आप बताइए, ऐसा करके यहाँ पे पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कुछ कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया गया है, बल्कि एनसीईआरटी में आपसे सवाल पूछा गया था, उसको कंपटीशन में वो लोग मान के चल रहे हैं कि ये लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे या इसका आंसर वो लोग जान रहे होंगे, इसलिए पूछ दिया गया। तो इस तरह के भी सवाल कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और इनडायरेक्टली सवाल जो है वो एनसीईआरटी से आया था, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? जिसका आंसर था प्रोलैक्टिन। ये अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है वो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ना होगा, तभी जाके या हायर क्लास में जो है 11-12 में वहां पे पढ़ना होगा, तब जाके आपको इसका आंसर जो है मिलता है। बहुत छोटे में 1-2 पैराग्राफ में हार्मोन को खत्म किया गया है।
इसीलिए इसका आंसर जो है वो नहीं मिल रहा था। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। और इसका डेफिनेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन। प्रति इकाई मतलब वही यूनिट, एक इकाई के बारे में बात कर रहा है कि घनत्व को कहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। आगे दिया गया है, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ये क्लास 9 में भी मिलता है, क्लास 8 में भी मिलता है। ये मलेरिया है, ये आप लोग भी जानते हैं। ये क्लास 8 जो 9 का एनसीईआरटी है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इस प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर काटने से ही शरीर में पहुंचता है। तो मलेरिया हो गया, जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर, वो भी इसी से होता है। क्लास 8 में जाइएगा तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के दिया गया है कि क्षय रोग किससे फैलता है, जीवाणु से, कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, तो वायु से। खसरा वायरस से जाता है, वायु से ट्रांसफर होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायु से के संपर्क से फैलता है। पोलियो वायरस से होता है, वायु और जल के संपर्क से फैलता है। हैजा जीवाणु से होता है, जल और भोजन से ये फैलता है। टाइफाइड जीवाणु से होते हैं, जल के द्वारा ये फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, जल से फैलते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं और मच्छर द्वारा ये फैलाए जाते हैं। तो जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है उसको भी जानना, इसे भी सवाल पूछा जाता है। और संचरण फैलता कैसा है, इससे भी हो सकता है आपको बचाव का उपाय या इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सवाल भी पूछा जाए, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लास 8 में ही वो दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है 0.1 सेकेंड। और ये भी एनसीईआरटी में ही दिया गया है, क्लास 9 के ही चैप्टर नंबर 12 में ध्वनि चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी हम लोगों को एनसीईआरटी में मिलता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये एनसीईआरटी 9 क्लास के चैप्टर 3 में हमको देखने को मिलता है। N2 ये तो आप नहीं भी पढ़िएगा, नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो भी बताएंगे, अगर थोड़ा भी अगर ध्यानपूर्वक सवाल को देखे होंगे तो। ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे लिख के बता दिया गया है संकेत में कि 2 परमाणु होते हैं और O2 होता है। यहाँ पे आपको संकेत में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ नाइट्रोजन में 2 परमाणु होता है लिखा हुआ है कि N2 ऐसा लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में O2 लिखा हुआ था ना, O2 वहां पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप अगर इसको देखते हैं परमाणुकता और इसको पढ़े हुए होंगे तो आराम से इसका आंसर जो है वो दे सकते थे, N2 इसका आंसर होता। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा, ये क्लास 8 के एनसीईआरटी से पूछा गया है, जो कि मटर है। फल किस में आते हैं, मतलब दानेदार फल जो है वो, तो इसका आंसर था मटर। ये भी डायरेक्टली जो है वो तो नहीं है, हाँ, लेकिन क्लास 8 में चर्चा किया गया, उससे आप समझ सकते थे। यहाँ पे ये लिखा है, फलीदार जो पौधे होते हैं उनके जड़ के ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, राइजोबियम के बारे में बताया गया। तो हाँ, ये अगर क्लास थोड़ा भी आप एक आध नजर देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो इसका सवाल का जवाब आप बना सकते हैं। फिर क्लास 8 से ही एक सवाल पूछा गया चैप्टर 12 से, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलाने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो ये जो होता है स्टैटिक घर्षण के बारे में है। और ये जो है क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया गया है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्टैटिक घर्षण की माप होती है। तो ये जो है क्लास 8 में दिया गया है। सिट्रिक फलों का खाली स्थान एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो एनसीईआरटी में अगर ढूंढने जाए तो क्लास 6 में ये मिलता है, लेकिन हमको नहीं लगता आप लोग चाहिएगा कि क्लास 6 का भी एनसीईआरटी पढ़े या 8 का भी पढ़े। 8 का देखिए पढ़ना जरूरी था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो कि गाइड बुक जो हम लोग पढ़ते हैं या कोई कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता है। 6-7 का आप इग्नोर कर सकते हैं, अभी हम लोग इस पे बात भी करेंगे कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो विटामिन सी है, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया था। देखिए विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करती है और खट्टे फलों में ये मिलता है, अमरूद है, मिर्च है ना, कुछ तीखा भी है थोड़ा है ना, आंवला है, संतरा है। तो ये अगर थोड़ा भी कोई गाइड बुक आप पढ़ेंगे तो उसका जवाब जो है आप लोगों को इसका मिल जाता होगा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एनसीईआरटी से हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के 13 सवाल जो है देखने को मिले, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। क्लास 9 से 5 सवाल देखने को मिले, 8 से यहाँ पे 2 सवाल देखने को मिलते हैं और 6 से 1 सवाल देखने को मिलते हैं। ये जो है थोड़ा बहुत आपका अप डाउन हो सकता है, कहने का मतलब है हो सकता है नेक्स्ट कोई एग्जाम हम लोग जैसे जो है उत्पाद सिपाही के बारे में बात किए थे तो वहाँ 9 प्रश्न देखने को मिला था क्लास 9 और क्लास 10 में, और क्लास 8 के 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो थोड़ा सा सीक्वेंस आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास 9 और क्लास 10 से ही ज्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको एनसीईआरटी में
भले किसी को या 6 या 7 या 8 को आप इग्नोर कर दे, लेकिन 9 और 10 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर कीजिएगा तो देखिए हम फिर पिछले वाले वीडियो वाला बात को रिपीट कर रहे हैं कि हो सकता है अब ये कहिएगा कि गाइड बुक में तो, या जो हम लोगों को कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं या कुछ का भी अगर नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोगों को 20 में से तो 17-18 सवाल मिल ही जा रहा है, लेकिन यही तो 1-2 सवाल जो नहीं मिल रहा है उसी से आप क्या कीजिएगा, आगे जाइएगा। और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 1-2 सवाल जो है उसके लिए आप 50 तरह की किताब पढ़ें। जो बेसिक बुक है, कोई भी अगर गाइड बना, नोट्स बनाया गया है तो उसका आधार क्या होता है, एनसीईआरटी। कोई भी आप किताब देखिए तो वो हमेशा कहता है कि एनसीईआरटी को ही आधार बना के हम लोग जो है अपना नोट्स जो है वो बना रहे हैं। तो आप कम से कम जो नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ने में होता है कि सारा चीज़ हम लोगों को सीक्वेंस में मिल जाता है, एनसीईआरटी लेंदी रहता है, पढ़ने में थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं मिलता। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए आप किसी क्लास का जो क्लास नोट्स है या कोचिंग का नोट्स है या कोई किताब है, उसका आप जरूर पढ़िए जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को इग्नोर आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी से रिलेटेड टेस्ट बना लीजिए, एनसीईआरटी को एक नज़र देख लीजिए, या जो भी आपका किताब है, आप अगर बेचे उचे नहीं होंगे, स्कूल समय पढ़े होंगे या कहीं खोया नहीं होगा तो उसको वापस निकाल दीजिए। अगर खो गया है तो आप एनसीईआरटी किसी से मांग लीजिए या कहीं से ले लीजिए और एनसीईआरटी को अपने पास रखिए, क्योंकि आपको हम बताएं सारे प्रश्न इसी से आते हैं। तो आप गाइड बुक क्यों ही पढ़ रहे हैं, जब हम आपको 2-2 एग्जाम का एग्जाम्पल बता चुके हैं। आने वाले समय में और भी आपको एग्जाम्पल बताएंगे। आपको पता चल रहा है कि क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये 2 किताब आपके समक्ष होना चाहिए। इसके अलावा आप चीज़ों को सीक्वेंस में समझने के लिए दूसरे किताब रखिए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 किताब आपके समक्ष होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को हम जैसे बता रहे थे कि कहाँ पे आप दे पाइएगा इस टेस्ट, 20 टेस्ट जो है, 20 क्वेश्चन जो है, टेस्ट नहीं, 20 क्वेश्चन जो है, आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, PYQ एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन दे लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बताएं कि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम होगा तो टेस्ट भी मिलेगा, फ्री टेस्ट, वो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग के ऐप में ही अगर आप देखिएगा तो एक साइंस से रिलेटेड टेस्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, फिर आप लोगों को उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है चैप्टर वाइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी का टेस्ट भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें क्लास 9 का अभी तक अवेलेबल करा चुके हैं। आने वाले समय में क्लास 10 का भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जेपीएससी और जेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी दे रहे हैं। मतलब इतना क्वेश्चन है कि एक बार आप किसी किताब को पढ़ लेते, या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या कोई एक गाइड बुक पढ़ लीजिए और इन सब क्वेश्चन को बना लीजिए। एनसीईआरटी हम फिर से बोल रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है। कम से कम हम पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िए, तो कम से कम सामने रखिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप क्या कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। वैसा चीज जो कि आपको गाइड बुक में नहीं मिल रहे हैं उसको एनसीईआरटी से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो कम से कम क्लास 9 और 10 को जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी टेस्ट को ज्वाइन नहीं किए हैं एनसीईआरटी और साइंस का, अगर आपका तैयारी किसी क्लास नोट से नहीं हुआ है या एनसीईआरटी से करना आपको लेंदी लगता है, तो हम लोगों की ऐप में भी जाइएगा, तो वहाँ पे 11 रुपये में आपको साइंस का नोट्स मिल जाएगा। एनसीईआरटी को बेस बना के ही बनाया गया है। तो अगर आपके पास कोई साइंस का नोट्स नहीं है तो हम लोगों के नोट्स को भी एक बार आप जरूर प्रीफर कीजिए। वहाँ पे देखिए कि आप लोगों को किस तरह से एनसीईआरटी को बेस बना के नोट्स बनाया गया। अगर ऑलरेडी आप किसी किताब को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, तो आप उसी पे क्या कीजिए, भरोसा कीजिए और एनसीईआरटी को केवल उसमें ऐड ऑन कर लीजिए और उससे रिलेटेड टेस्ट जो है वो बना लिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे, और एक सही जो कहते हैं ना रास्ता दिखाने का काम, वो हम लोग अपने तरीके से करेंगे। रही बात कुछ मिस्टेक होने का, तो आप अगर कुछ मिस्टेक देखते हैं तो वो जरूर बताइए। आगे हम लोगों से क्या आप उम्मीद रखते हैं ये भी कमेंट में आप बताइए, हम लोग उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे।